हैं। संजय चड्ढा जी भी हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं, सीनियर वकील हैं। संजय सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप पूरे मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर इस पैंडेमिक का असर हुआ है। लोग अस्पतालों के क्या हाल हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, इंजेक्शंस नहीं है, लोग मतलब त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे इतनी बड़ी आवाम है इस मुल्क में, इतनी बड़ी तादाद है, लोगों को कंट्रोल करना वक्त लगता है। कोई पहले से मैकेनिज्म तो तैयार नहीं था, तो वक्त लगता है ना किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे हालात में अगर अदालतें तफसीरा करेंगी तो फिर हुकूमतों को दिक्कत होगी काम करने में, लोग कह रहे हैं ये। देखिए अब्बास भाई, ये कहना कि ऐसे हालात में हाई कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है और गैर कानूनी भी है अगर ऐसा कोई कहता है। मेरा मानना ये है, हमारे जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे हम गवर्न होते हैं, रूल ऑफ लॉ, उसमें एक बहुत बड़ी एक चीज है जिसे कहा जाता है, वी आर गवर्न्ड बाय सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब देखिए, हमारी सरकार 4 पक्ष होते हैं, उसमें 4 पिलर हैं। पहला पिलर है हमारा एग्जीक्यूटिव, दूसरा पिलर है लेजिस्लेचर, तीसरा पिलर है जुडिशियरी। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये है कि अगर इनमें से एक भी जो पिलर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा तो दूसरा पिलर उसको कहेगा भाई यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करो। ये सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। तो ये कहना कि हाई कोर्ट जो है वो गलत तरीके से बात कर रही है, हाई कोर्ट को नहीं बीच में दखलंदाजी करनी नहीं, लोग हाई कोर्ट पर सवाल नहीं, अदालत पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लोग अदालत की ही बातों की दलील दे रहे हैं कि अक्सर अदालतों से ये तबसरा, ये कमेंट होता है कि साहब सारे काम अदालत में ही होंगे तो सरकार क्या करेगी। तो जो भी मफादे आम्मा का या पब्लिक रिलेशंस के जो भी काम है वो सरकारों को करने दीजिए, वो सरकारों के का कार्य क्षेत्र है, उसमें सरकार अपना काम करेगी। भाई बड़ी सख्त बात कहूंगा, जब सरकारें फेल हो जाएंगी, लोग मरने लगेंगे, तो हाई कोर्ट को जागना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन की उतनी ही बड़ी रक्षक है जितना बड़ा सरकार है। सरकार फेल हो रही है। अभी तो आपने बताया हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ना होने की वजह से हजारों आदमी मर रहे हैं। क्या इसमें गलती है? बिल्कुल हाई कोर्ट ने अपना काम किया। और मैं तो यूं, लेकिन संजय सर जिस तरह के हालात हैं और जितने बड़े पैमाने पर केसेस रोज बढ़ रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है, आपको लगता है कि बड़े बड़े मुल्क, आपने देखा होगा पिछले वेव में, फर्स्ट वेव में, कि इटली और स्पेन जो मेडिकल के लिए बहुत बेहतर माने जाते हैं, और खुद अमेरिका के हालात बहुत बेकाबू हो गए, काबू से बाहर हो गए, ऐसे हालात में हिंदुस्तान ने कम से कम कंट्रोल किया हुआ है। अब चीजें, चूंकि मैकेनिज्म नहीं था, उतने बड़े पैमाने पर चीजों की सप्लाई नहीं थी, सप्लाई चेन नहीं थी, अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो वक्त लग रहा है, लेकिन सरकार भी संजीता है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, फ्रंट वॉरियर्स से बात कर रहे हैं, उनकी हालात पर नजर है, लेकिन कंट्रोल करने में, काबू करने में वक्त तो लगेगा ना। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वक्त लगता है, लेकिन हमने वक्त गवाया भी बहुत है, इसमें दो राय नहीं है। दबी आवाज में हर आदमी ये जानता है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो। हमारे दोनों रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के हैं, वो भी मेरी बात से, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, लेकिन जो मद्रास हाई कोर्ट ने बात कही है उसमें दम है। उसमें उन्होंने 5 बातें कही हैं। अब्बास भाई, 5 बातें, मैं को 2 मिनट आप दे, मैं बताना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन जो दूसरी लहर है, देखिए तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में अभी जब खुलासा होगा चीजों का तो बहुत बुरी परिस्थिति सामने आ रही है। क्या रोका नहीं जा सकता था? मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि इन बिटवीन अगर इलेक्शन 2 हो चुके हैं दौर, और बाद में रेलाई रोक दीजिए, वहीं पे पॉलिटिकल रैलीज को रोक दीजिए आप, ये किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन उसके पास नहीं थी। क्या रैलियों में, रोड शो पे रोक नहीं लगाई जा सकती थी? ये पूछा है हाई कोर्ट ने। क्या ईसी के अधिकारी किसी दूसरे ग्रह में चले गए थे? आपकी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने भी फरमाया। लेकिन अब इतनी सख्त बात कही है कि ये तो लोगों को मारना है, मौत के मुंह में धक्का दिया है आपने। ये एक
बात कही है, ऑबिटर दिखता है। मेन कंसर्न है, देखिए एक आपने बताया करूर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि तमिलनाडु की है, 77 कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट के 3 लोग होंगे, 77 इंटू 3 200 लोग ये हो गए, नेशनल कमीशन के लोग होंगे, 800 आदमी उस काउंटिंग हॉल में आप रखेंगे, क्या आपकी तैयारियां, ये पूछने का अख्तियार नहीं है, 100% है। कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहा जाता है, इनको पूरा अख्तियार है कि ये पूछें कि कहां पे आप इस पे क्या मेजर कर रहे हैं। इसीलिए तारीख 30 अप्रैल की तारीख दी गई है। और मैं बता रहा हूं, अगर तैयारियां नहीं होंगी तो हाई कोर्ट 100% इलेक्शन की काउंटिंग को रोक भी सकता है। लोग कह रहे हैं कि संजय सर, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी तो एक आईनी इदारा है, एक संवैधानिक संस्था है, और अभी जैसे कि अमीन साहब हैं, मोहम्मद अमीन साहब, वो बता रहे हैं कि उनके इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर होते हैं, वो हालात को देखते हैं, जिन रियासतों में इंतखाबात हो रहे थे उन रियासतों के हालात उतने खराब नहीं थे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन देखिए क्या बात क्या है यहाँ पे, इनका कहने का मतलब जो इलेक्शन का जो हाई कोर्ट ने कहा है बड़े सफा तरीके से कि कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो था उसको फॉलो किया जा रहा था, जवाब है नहीं। क्या सोशल डिस्टेंसिंग उन रैलियों में फॉलो हो रही थी? नहीं, आपने दिखाया है आपके टेलीविजन में, मास्क लोगों ने लगाए हुए थे, सैनिटाइजर थे, नहीं था कुछ भी। तो ये जिम्मेवारी तो इलेक्शन कमीशन की थी, और उस जिम्मेवारी में इलेक्शन कमीशन फेल हुआ है। चाहे हमारे अजीम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो पुरजोर तरीके से इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहे हैं, लेकिन इस बात से वो सहमत होंगे। एक रैली में इस तरह की अगर गलत काम हुआ होता और प्रोटोकॉल को नहीं माना किया होता, इमीडिएटली उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप जुर्माना लगाइए, चाहे वो होम मिनिस्टर की पार्टी की रैली हो, चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे सीएमसी की हो। एक रैली में 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगता उस पार्टी के ऊपर, अगली बार क्या होता भाई साहब बताइए मुझे। समझने की बात है जी। ये कह देना, अपनी जिम्मेदारी से हट जाना। आज कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हम, क्या सबको ये नहीं मालूम था कि सेकंड वेव आ रही है? इस चीज का इल्म डॉक्टरों ने पहले बता दिया था 4 महीने पहले। हमारी तैयारियां क्यों नहीं हुई? हमने इसको लाइटली ले लिया, हमने इसको बहुत लाइटली। ठीक है सर, ठीक है सर। एक लाइन से कह के बात को खत्म करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने मात्र इतना कहा है अब्बास भाई, ये रोक देते आपने अपना काम सही नहीं किया है, बात खत्म। इलेक्शन कमीशन के साबिक ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमीन साहब, अभी आप संजय चड्ढा साहब को सुन रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के वो सीनियर वकील हैं, वो कह रहे थे कि ठीक है इलेक्शन हुआ, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल्स थे उस पर तो अमल कराया जा सकता था, उस पर तो सख्ती से पाबंदी आयद की जा सकती थी। जिस तरह से वहाँ तस्वीरें आ रही थी, बड़ी बड़ी रैलियाँ, हर पार्टी की रैली हो रही थी, और जो लीडर्स हैं, जो आवाम के आइडियल होते हैं, जिनको देखकर आवाम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बगैर मास्क के थे, लोग उनसे हाथ मिला रहे थे, झुंड दर झुंड लोग उनसे मिल रहे थे। तो कम से कम इतनी तो सख्ती बरत सकता था इलेक्शन कमीशन। देखिए, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन हमेशा अपनी सख्ती बरतता है और सबको पता रहता है कि सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, थोड़ा सा सख्ती दिखी नहीं है, इससे मैं भी इत्तेफाक करता हूं। जैसे कि हमारे ऑब्जर्वर तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और पार्टियों के लोग हैं, इनको कड़ी सख्ती बरतनी चाहिए थी हमारे ऑब्जर्वर्स को, उन्होंने नहीं बरती है। ना ही उन्होंने अपनी इस तरह की रिपोर्ट भेजी है जिससे कि पार्टी को बैन लगा। ना, उन वकील साहब की बात मैं सुन रहा था, मैं इसी बात पे कहा कि भाई देखिए, जितने हमारे ऑब्जर्वर हैं या वहाँ के जो इलेक्शन के जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और फिर पार्टियों के लोग हैं, उन पे सब पे कार्रवाई करेगा इलेक्शन कमीशन। अब बिल्कुल बेफिक्र रहें आप, और सख्ती की जाएगी और कोविड का पालन किया जाएगा। क्योंकि हमें आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, कलकत्ता में ही हुआ है, इंस्टीट्यूट है जिसकी रिपोर्ट थी कि अभी 3रा म्यूटेशन होगा और ट्रिपल म्यूटेशन में फिर जो स्थिति है धरे थामे नहीं रहेगी। इसलिए उन सब बातों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के पास रिपोर्ट्स हैं, और इलेक्शन कमीशन जो मिली है आज कोर्ट की फटकार, उसका भी वो मुताला करेंगे, और करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ अच्छे डायरेक्शंस दिए जाएंगे, और जो आने वाले इलेक्शन का फेज है वो और काउंटिंग दोनों को फेज रखा जाएगा। देखिए, आज 74% शाम तक वोटिंग हुई है, लेकिन किसी तरह की कोविड की कोई कंप्लेंट नहीं आई है, क्योंकि सख्ती के इलेक्शन कमीशन ने बरत ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें हम चाहते हैं कि जो ये इतनी बड़ी महामारी है उसमें पार्टियों को
और किसी को भी आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको मिलकर लगना चाहिए, चाहे वो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो जनता है, चाहे पार्टी के लोग हैं, सब मिलकर इससे लड़ना होगा। लेकिन अब तो इल्जाम अमीन साहब अब तो इल्जाम लग गया ना कि जो कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मद्रास हाई कोर्ट कह रहा। अब तो इल्जाम आयद हो गया ना। हाँ, अब मद्रास हाई कोर्ट कह रहा है तो ये दिल्ली तक कैसे आ गया, ये आंध्रा तक कैसे आ गया, ये बॉम्बे तक कैसे पहुंच गया? देखिए, वहां तो हम मान सकते हैं कि वहां फैला होगा, एक बार की बात, या जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वहां फैला है, लेकिन जिन स्टेट में चुनाव नहीं उनकी तो और भी बुरी हालत है। छत्तीसगढ़ कैसे पहुंच गया? ये क्या इलेक्शन कमीशन ले गया है क्या हर जगह? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। ये सोचना होगा, ये सोचने का मौका है और इस पे एक्शन लेने का है। ऐसा नहीं क्योंकि स्टेट बची है, हर स्टेट है। आप देख लीजिए, जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें 1.25 लाख से ऊपर हैं। इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे, जिसमें 7 लाख आपको पता है एक्टिव केसेस हैं। अब बंगाल की बात करिए, जहाँ चुनाव 8 फेज में हुए हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो आप देखिए 88,000 है आज की डेट में। ऐसा नहीं है, तो अब उसमें क्या किया जाए? अपना तो देखिए बहुत सी चीजें, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि दवाइयां नहीं है, अस्पताल पूरे नहीं है, मरीजों के लिए बेड नहीं है, इवन अब डॉक्टर्स की भी कमी पड़ने लगी है। अब इसके लिए क्या किया जाए? एकदम से आ गया फैसला। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, वक्तम वक्तम ये इसको करते रहते हैं अपनी मीटिंग्स, और उसमें देखा जाता है और उस पर एक्शन लिया जाता है, आगे फर्दर क्या होगा। ठीक है। आर के मिश्रा जी, पार्टियों को, लीडरान को भी तो एहतियात बरतनी चाहिए थी कि जब देख रहे थे कि मुल्क के कुछ रियासतों में इस कदर कहर बरपा है, सेकंड वेव कहर ढा रही है, तो उसके बावजूद रैलियों का सिलसिला नहीं रुका, रोड शो का सिलसिला नहीं रुका, लोगों डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला नहीं रुका। निश्चित तौर पर अब्बास भाई, एक चीज में हमें स्वीकार करने में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक चीज बता दीजिए, अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन अगर मान लीजिए सख्ती करता किसी भी वस्तु के ऊपर, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं, किसी विषय वस्तु के को अगर न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करके और उसके ऊपर में टिप्पणी किया जाता है, तो हम लोगों के लिए ऐसा जरूर गलती हुआ होगा, हम लोगों से जरूर ऐसी बात हुई होगी जिसके ऊपर में न्यायालय को खुद संज्ञान लेना पड़ा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। संजय सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय सर, आज जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तंबीह की है, उसके बाद में अब इलेक्शन कमीशन का रवैया और उसका जवाब क्या होगा? मेरे ख्याल से कल ही जवाब देने को कहा है। तो क्या जो तबसरा होता है, जो कमेंट होता है, जो टिप्पणी होती है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है क्या? देखिए, तबसरे पे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर कोई जब तक नहीं आएगा। ये तो एक मेरे को लगता है कि तल्ख टिप्पणी की थी जज साहबान लोगों ने कि भाई क्यों ना इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा, ये तो संभवतः सबको पता ही है कि मर्डर का मुकदमा तो उनसे नहीं चल जाएगा। कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जैसा अभी अमीन साहब ने खुद स्वीकार किया और बीजेपी के जो प्रवक्ता है मिश्रा जी, उन्होंने भी स्वीकार किया कि गलती हुई है। इन्होंने, देखिए अमीन साहब के शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑब्जर्वर थे उन्होंने अपना काम सही नहीं किया और उनके ऊपर सख्त एक्शन होगा। मैं तो सिर्फ एक लाइन में ये बताना चाहता हूं कि तमाम मीडिया, आपका चैनल और तमाम चैनल रोज दिखा रहे थे, वो नहीं दिख रहा था। ऑब्जर्वर की जरूरत ही क्या थी? ये तो हर बच्चे को पता है कि वॉयलेशन हो रहा है। एक एक जो भी टेलीविजन देख रहा है उसको पता था कि कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये लोग शांत थे। तो गलती कह ये ना कि गलती आप छोटे आदमी, छोटे जो ऑब्जर्वर है उसकी निकाल दें, ये गलती 100% मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की है। एक दफा आप अगर सख्त एक्शन ले लेते, एक दफा आप किसी रैली में कहते भाई ये रैली हुई, इसमें ना किसी ने मास्क लगाया, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना कोई सैनिटाइजर का उपयोग कर रहा है और भीड़ें लगी हुई हैं, इसके ऊपर हम इतना जुर्माना लगाते हैं और 4 दिन तक आप कोई रैली नहीं कर पाएंगे। आप छोटी सी बात पे तो FIR आप कर देते हैं। लेकिन संजय सर ये भी तो एक हकीकत है इलेक्शन कमीशन के लिए, हिंदुस्तान में चूंकि इलेक्शन जो होता है, इंतखाबात, चुनाव, वो किसी त्योहार से कम नहीं होते। वो चुनाव कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इलेक्शन कमीशन की आप जिम्मेदारी को देखिए, उसकी मजबूरी को देखिए। 4 फेज तक सब कुछ ठीक ठाक था, उतनी बड़ी तादाद में कोरोना का सेकंड वेव आई नहीं थी और हालात मामूल पे थे। तो उसके सामने भी तो चैलेंज था ना कि अगर वो बीच में रोक देते इलेक्शन को, 4 फेज बाद में कराते,
तो दिक्कत हो जाती। अब उन्होंने सख्ती 5वें फेज के बाद फिर सख्ती भी बरती, रैलियों को कभी वक्त महदूद किया, मुतय्यन किया कि साहब इसकी ये मियाद होगी, इतने वक्त में ही रैली होगी, तो उसकी भी तो मजबूरी थी, इलेक्शन कमीशन की भी तो मजबूरी थी सर। देखिए नहीं मजबूरी का जहां तक सारी पावर थी उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सारा इलेक्शन कमीशन का है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जी। हर चीज एक चीज का निर्णय इलेक्शन कमीशन ले सकती थी, कितनी गाड़ियां चलनी है, कहां पे जाने का क्या रास्ता है, हर चीज एक चीज का डिसीजन बैठे हुए हैं अमीन साहब हमारे, ये बताएंगे आपको, हर चीज का कंट्रोल किया जा सकता था। अब करने की आपकी बात नहीं है, इससे हुआ क्या है, देखिए क्या है कि ये चीज हो जाने से आग में घी झोंकने वाला काम हुआ है। जब ये अगर प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया जाता, उसको फॉलो किया जाता, तो शायद वो इतनी तेजी से जो बढ़ना है वो नहीं होता। यही तो कहा हाई कोर्ट ने, और आपकी ओर से ये फेलियर है, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये फेलियर है कि आपने वो जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर था वो आपकी ड्यूटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन अब आपका है, सरकारों का नहीं है, पहली चीज। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप कंट्रोल करिए ना भाई, पॉलिटिकल पार्टी पे सख्ती करने का अख्तियार आपको है, आप एफआईआर करते हैं, कोई फीस दे देता उतनी भरते, ये तो जानलेवा काम हो रहे थे, रैलियां और तमाम चीजें जो है, ये तो अगर आप इसकी सीरियसनेस पे जाएं अब्बास साहब, मैं कह रहा हूँ इसको सीरियसली थिंक ओवर करें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको सीरियसली देखें, कोविड का अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो उसकी क्या होगा। आज आप जमा करवा दीजिए कि कहीं से 15,000 आदमी जमा करवा दीजिए, फिर देखिए लोग कैसे तड़पेंगे। संजय सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो पूरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक आज़ाद इदारा है, उसका पूरा एक हायरार्की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फिर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर ऑफिसर्स होते हैं, फिर ऑब्जर्वर सेलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग स्टेट में। उन लोगों को ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी, या नज़र आ रही थी, या कुछ मजबूरी थी, दबाव था, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कोई दबाव था। क्या होता है कि कभी ये ऐसा, बिल्कुल मैं अमीन साहब की बात से इसमें बिल्कुल 100% राजी हूँ कि ऐसा कभी सूरत हाल बनी नहीं, ऐसा सिचुएशन कभी आया नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आ रही थी तो उनको एक्ट अपॉन करना चाहिए था। कोई कहीं पे किसी तौर पे ये दिशा निर्देश है ही नहीं कि कोई ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तो नई एक परिस्थिति थी, 100% ये बात आपकी सही है। लेकिन अब अगर कोई गड़बड़ हो रही है, लोग मर जाएंगे, तब हम लोग डिसीजन लेंगे, नहीं, ये आज की रिक्वायरमेंट थी, ये उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। अब आप कैसे सख्त हो गए, अब आप कैसे कह रहे हैं कि हम उन पे एक्शन लेंगे, उन लोगों को वो करेंगे, पकड़ेंगे। और अब आज का जो इलेक्शन आज जो हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की गई, हमने कितनी वीडियो क्लिपिंग की, लाइनों में लोग चिपक के खड़े हुए जी, मतलब आपने ही दिखाई है जी। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, जो अमीन साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में हो गया, आप ये बात, इस चीज को, मेरी बात को बताएं, सच्चाई आप बताएंगे। हजारों यहाँ से मीडिया हाउसेस के जो पत्रकार है गए हुए थे कलकत्ता और वेस्ट बंगाल, जो आए हैं आधे से ज्यादा अभी हॉस्पिटल में, ये आपको मालूम है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। कितने लोगों की तबीयतें खराब हुई हैं जो वहां से वापस आए हैं, ये मालूम है ना बात, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कई सारे पत्रकारों को जो बेचारे फेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन। तो ये कोई रीजन हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं की वजह से हो गया, लेकिन रोकना चाहिए था जी। ठीक, लॉकडाउन लगाया, ठीक है सर, ठीक है सर। अमीन साहब, आपने चड्ढा साहब को सुना, बहुत तफसीली अंदाज में और बहुत ही समझाने वाले अंदाज में उन्होंने बताया और समझाया कि जब लोगों को समझ में आ रहा था, तो मैं भी आपसे वही सवाल करूंगा जो मैंने संजय सर से किया था कि क्या इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव रहता है ऐसे हालात में कि नहीं साहब इलेक्शन नहीं टालना है, डेट नहीं आगे बढ़ानी है, उसको रैप अप नहीं करना है? देखिए, डेट तो इसलिए कि उसमें अभी सभी ने कहा, सब बात समझा, आप लोगों ने भी, सभी ने बात की कि ये संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है, उससे पहले इलेक्शन कराना जरूरी होता है। इसमें नहीं, अदरवाइज फिर गवर्नर रूल की बात आ जाती है। देखिए, अब ये कहना, अब आप लोग जो कह रहे हैं इस बात को, या कोई इस बात को कहेगी कि उस पर प्रेशर होता है, ऐसा प्रेशर नहीं था बिल्कुल, और ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे इसमें लैब्स एक पॉइंट पे मैं मान सकता हूँ कि हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, लोकल ऑब्जर्वर वहां पर थे, जो बाहर से गए हुए थे वो, और लोकल जो हमारे अफसर थे, उन्होंने कोई ऐसी देते या फिर वो एक्शन लेते,
दोनों काम था उनका। वो एक्शन भी ले सकते थे और रिपोर्ट ऊपर भी दे सकते थे, उस पर उनके पार्टियों के ऊपर भी एक्शन होता। इसमें न तो किसी हमारे अफसर ने वहां पे बात की और न ही पार्टियों के लोगों ने कोई सपोर्ट किया कि अपने ही वर्कर को बचा लेते। वो सैनिटाइजर था, मास्क लगाना था, या अपने डायट से कहते हैं उन लोगों को, लेकिन किसी ने समझा ही नहीं, सिर्फ अपनी इलेक्शन की धुन में रहे कि हमारी पब्लिसिटी हो जाए, हम लोग करें अपनी पब्लिसिटी। लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कमीशन के ऊपर, उन्होंने उस पर एक्शन लिया है।